अमन और चमन दो भाई थे। दोनों के पास अपने पिता की छोड़ी गई खूब सारी संपत्ति थी, लेकिन एक रोज अमन ने अपने छोटे भाई चमन से धोखे से घर और जमीन के कागज पर दस्तखत कराकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और चमन को अपने घर से बेदखल कर दिया। उसके बाद से चमन और उसकी पत्नी पानी पूरी का ठेला लगाकर गुजारा करते, मगर उसके पास पानी पूरी खाने के लिए ज्यादा ग्राहक नहीं आते, जिसके चलते उसकी गरीबी बढ़ती जा रही थी। एक रोज उसकी पत्नी शोभा बोली, धीरे धीरे हमारे पास खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। घर में जितना कुछ भी सामान था सब बिक गया, अब कुछ बेचने के लिए भी नहीं है। इस तरह कैसे चलेगा जी? पत्नी की बात पर चमन बोला, मैं भैया से एक बार बात कर देखता हूँ, शायद इस बुरे वक्त में कुछ हमारी मदद कर दें। और यही सोचकर चमन अपनी बड़े भाई अमन के घर पहुंच गया। जब उसने अपनी परेशानी अमन को बताई तो वो उसे दुत्कारता हुआ बोला, अरे मैंने तुझे पालने का ठेका ले रखा है क्या? इतनी ही पड़ी है तो खुद क्यों नहीं कमाता? इन दिनों मैं और मेरी पत्नी बहुत मुसीबत में है भैया, अगर आप कुछ मदद कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे तुझ जैसे भिखारी को अगर मैंने फ्री में बांटना शुरू कर दिया तो मैं तो लुट गया। इसीलिए चल अब निकल, फालतू मेरा समय खराब मत कर। उदास होकर चमन वापस अपने घर आ गया। अगले दिन वो अपनी पानी पूरी के ठेले पर ग्राहक का इंतजार कर रहा था कि तभी एक बूढ़ी अम्मा आई। बहुत जोरों की भूख लगी है, एक प्लेट पानी पूरी खिला दोगे? चमन ने पानी पूरी खिलाना शुरू किया। दुबली पतली सी दिखने वाली इस अम्मा ने लगभग 8 प्लेट पानी पूरी खा ली। पानी पूरी खाने के बाद अम्मा बोली, बेटा मुझे माफ करना, मगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। ये सुनते ही चमन चौंक गया। क्या? अरे पैसे नहीं है तो क्या फ्री में पानी पूरी खाई? दरअसल बेटा मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने लोगों से खाना मांगा मगर किसी ने मुझे फ्री में खाना नहीं दिया, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। ये सुनते ही चमन बोला, कोई बात नहीं माँ जी, भूखे इंसान का पेट भरना ही तो इंसानियत है, आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। चमन की बात सुनते ही अम्मा बहुत खुश हो गई। उन्होंने अपनी जेब से एक पैकेट निकालते हुए चमन की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये एक जादुई मसाला है बेटा, अगर इसे तुम अपनी पानी पूरी के पानी में मिला दोगे तो देखना ग्राहक कैसे तुम्हारे ठेले के पास दौड़े चले आएंगे। पहले तो चमन को यकीन नहीं हुआ कि इस तरह का कभी कुछ हो सकता है, मगर फिर भी उसने बूढ़ी अम्मा की इज्जत रखते हुए उनसे वो पैकेट ले लिया। अगले दिन चमन ने जब अपना ठेला लगाया तो उसे जादुई मसाले का ध्यान आया। क्यों न एक बार वो जादुई मसाला डालकर देखा जाए, हो सकता है सच में कुछ चमत्कार हो जाए। इतना सोचते ही चमन ने वो जादुई मसाला अपनी पानी पूरी के पानी में डाल दिया। करीब 2 मिनट हुए थे कि चमन को सामने से एक आदमी आता दिखा। चमन ने गौर से देखा तो उस आदमी के पीछे एक और आदमी, उसके पीछे एक और इसी तरह चमन के ठेले के पास बड़ी सी भीड़ लग गई। अरे वाह, ये मसाला तो जादुई निकला, आज तक इतनी भीड़ मेरे ठेले पर तो कभी नहीं आई। चमन रोज आता और रोज अपनी पानी पूरी के पानी में वो जादुई मसाला मिला देता। धीरे धीरे करते करते चमन की किस्मत चमक गई और वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। आज उसके पास वो सब कुछ था जो उसके भाई ने उससे ले लिया था, घर, नौकर चाकर, पैसा, गाड़ी, सब। एक दिन चमन रास्ते से गुजर रहा था कि उसे उसके भैया भाभी दिखाई दिए। वो सिग्नल पर बैठे भीख मांग रहे थे। अरे भैया भाभी, आप इस हालत में, ये क्या हुलिया बना रखा है? अरे क्या बताऊं, कुछ दिनों पहले बैंक वाले घर आए थे। उन्होंने बताया कि हम जिस घर में रह रहे थे वह सालों पहले हमारे पिताजी ने गिरवी रखा था, जिसका लोन आज ब्याज समेत लगभग 1.5 करोड़ रुपए हो गया है। पिताजी ने वह लोन नहीं चुकाया था, जिस वजह से वो घर हमसे ले लिया गया। बस तभी से मैं और तुम्हारी भाभी दर दर भटक रहे हैं। ये बात सुन चमन बोला,
एक भाई के होते हुए कभी दूसरा भाई बेघर हो सकता है क्या? क्या मतलब? मतलब ये भैया कि आपका घर चला गया तो क्या हुआ, मेरा घर तो है ना, वो भी तो आप ही का घर है। आप और भाभी अभी चलिए, अब से आप हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुनते ही अमन की आंखों में आंसू आ गए। वो चमन से बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, तुम्हें घर से निकाल दिया, उसके बावजूद आज तुम मेरी मदद कर रहे हो। गलतियां सबसे होती हैं भैया, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने मन में नफरत पालकर बैठ जाएं और अपनों का साथ छोड़ दें। आप जैसे भी हैं मेरे भाई हैं, मैं आपको तकलीफ में कभी नहीं देख सकता। अपने छोटे भाई से ये बात सुनते ही अमन ने उसे जोरों से गले लगा लिया और रोते हुए उससे माफी मांगी। तो देखा आपने, बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है और जिसकी नीयत साफ होती है उसका साथ स्वयं ईश्वर देता है। इसलिए अच्छा करें और लोगों को माफ करना सीखें। गंगाराम अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी मालती और एक बेटा गुड्डू है। घर चलाने के लिए गंगाराम एक ही किराने की दुकान पर 2 साल से काम कर रहा है। 2 साल से उसके मालिक ने उसका पगार नहीं बढ़ाया था। आज गंगाराम मालिक से फिर से पगार बढ़ाने की बात करता है। मालिक, जितना पगार आप देते हो उससे घर का गुजारा तो हो जाता है, पर गुड्डू के स्कूल का पैसा, मालती के गिरवी रखे गहने, ये सब के लिए पैसा बचता ही नहीं है। अरे गंगाराम, इमे हम का करें? तुम्हें अगर ज्यादा पगार चाहिए तो शहर चले जाओ, वहाँ मॉल है, घंटों के हिसाब से पगार मिलेगा, जाओ। क्यों मजाक कर रहे हो मालिक? शहर आने जाने में 4 घंटे लग जाते हैं। तो का तुम्हें सब थाली में परोस के दूं? दिमाग मत खराब करो, पगार उतना ही मिलेगा, काम करना है तो करो, नहीं तो जा सकते हो। गंगाराम अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर घर चला जाता है। गंगाराम के घर पर मकान मालिक आए होते हैं भाड़ा लेने के लिए। अरे अब तो आधा घंटा हो गया है, कब आएगा गंगाराम? मालती जी, मुझे और भी बहुत काम है। आते ही होंगे, थोड़ी देर और रुक जाइए। गंगाराम घर के बाहर से सारी बातें सुन रहा था। मकान मालिक को भी अभी आना था। हे भगवान, कहाँ से लाऊं मैं पैसे? जब तक ये जाता नहीं मैं यहीं छुपा रहता हूँ। गुड्डू, जरा बाहर जाकर देख, बाबा आ रहे हैं क्या? गुड्डू बाहर देखता है तो उसके बाबा वहीं पर छुपे होते हैं। गंगाराम मुँह पर उंगली रखकर गुड्डू को चुप रहने के लिए कहता है। मम्मी, बता दूं क्या, यहीं छुप के खड़े हैं। क्या? अरे हाँ, ये देखो। वाह भाई वाह, गंगाराम, थोड़ी भी शर्म नहीं आई? आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम यहाँ चोरों की तरह छुपे हो। अरे नहीं नहीं, अरे मैं खुद अभी यहाँ आया हूँ। अरे और कितना झूठ बोलोगे? कम से कम गुड्डू के सामने तो झूठ मत बोलो। लाओ मेरे घर का भाड़ा, लाओ। अरे मुझे जरूरी काम है। मेरे पास अभी पैसे नहीं है। क्या? अरे तुम लोगों में थोड़ी भी शर्म नहीं है? मेरे पास पैसे थे पर गुड्डू बीमार हो गया था, उसी के दवा दारू में पैसे चले गए। अरे मर क्यों नहीं जाते तुम लोग? कम से कम मेरा घर तो मुझे मिल जाएगा। कल पैसे दे देना, नहीं तो मेरा घर खाली कर दो। गंगाराम की कमाई कम थी और खर्चा ज्यादा। हर दूसरे दिन कोई ना कोई पैसे मांगने के लिए उसके घर पर आ जाता। हर तरफ से गंगाराम परेशान था। उसी रात गंगाराम आत्महत्या करने की कोशिश करता है। मुझे नहीं रहना इस दुनिया में जहाँ इतनी परेशानी हो, मैं मर जाऊंगा। गंगाराम स्टूल पर खड़ा हो जाता है, अपने गले में रस्सी डालता है। जैसे ही गंगाराम अपने पैर से स्टूल को हटाने की कोशिश करता है, वैसे ही बल्ब की लाइट बंद चालू होती है और पूरा परिवार बल्ब के अंदर समा जाता है। बल्ब की दुनिया में आते ही हर एक चीज की बनावट बल्ब जैसी होती है। घर की बनावट, गाड़ियों की बनावट, पर वहाँ पर कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता। अरे बाप रे, ये कौन सी जगह है? हम यहाँ कैसे आ गए? हमारा घर और हमारा गांव? अरे मुझे भी नहीं पता हम कहाँ आ गए। ना कोई दुकान है, ना इंसान। पूछें तो किससे पूछें? तभी एक साधु सफेद कपड़े में वहाँ आता है। ये बल्ब की दुनिया है। जो इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान होके मरने की कोशिश करता है, वो यहाँ आता है। ये रही तुम्हारी घर की चाबी। साधु जी, इस घर का भाड़ा कितना होगा? मेरे पास भाड़ा देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। सब कुछ फ्री है। तुम्हारे पीछे तुम्हारा घर है। घर में जाओ और जो भी चाहिए वो सब कुछ अपने आप आ जाएगा। बल्ब का घर बाहर से बहुत छोटा था, पर अंदर जाते ही बहुत बड़ा घर बन जाता है। सोफा, टेबल, बड़ा सा टीवी, सब कुछ वहाँ था। मालती, मुझे बहुत भूख लगी है। काश कि चिकन बिरयानी मिल जाए तो मजा ही आ जाए।
गंगाराम के ऐसे कहते ही अपने आप चिकन बिरयानी आ जाती है। गुड्डू पिज्जा मांगता है। सब अपनी अपनी पसंद का खाना खाते हैं। इसके बाद मालती सोने का हार मांगती है। गुड्डू बहुत सारे खिलौने मांगता है। उन्हें जो चाहिए वो सब कुछ मिल रहा था। उनकी जिंदगी खुशियों से बीत रही थी। पर कुछ ही दिनों में पूरा परिवार बल्ब की दुनिया से ऊब जाता है। यहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैं तो यहाँ खाना भी नहीं बना सकती। माँ, यहाँ मेरे पास खेलने के लिए दोस्त भी नहीं है। मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं भी ऊब गया हूँ। ना कुछ करना पड़ता है, ना कुछ सोचना, बस पड़े रहना। ये भी कोई जीवन है? इससे अच्छा तो पहले परेशानी वाला जीवन था। हाँ, कम से कम हम वहाँ जी तो रहे थे। यहाँ तो बस समय काट रहे हैं। चलो उस साधु से बोलकर वापस चलते हैं। हाँ, बिल्कुल चलते हैं। साधु जी, हमें वापस उसी दुनिया में भेज दो जहाँ से हम आए हैं। यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है। हम पागल हो जाएंगे। सोने का हार तो है, लेकिन दिखाने के लिए लोग नहीं है। साधु बाबा, मेरे पास खेलने के लिए बहुत खिलौने हैं, पर दोस्त नहीं है। मुझे अपने दोस्त के पास जाना है। आखिर तुम्हें समझ आ गया। गंगाराम, तुम परेशानियों से बचने के लिए मरना चाहते थे, पर देखा कि परेशानी के बिना जीवन कितना खाली है। हाँ महाराज, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। आप हमें वापस भेज दीजिए। ठीक है गंगाराम, जैसी तुम्हारी इच्छा। साधु जी जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। अचानक से तीनों अपने घर लौट आते हैं। सब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी का क्या मोल है ये उन्हें बिल्कुल समझ आ गया था। गंगाराम अपने परेशानियों को ठीक करने के लिए एक गोदाम में कुछ घंटों के लिए नौकरी करने लगता है और मालती पापड़ बनाकर बेचने लगती है। 1-2 साल में ही उनका सारा कर्जा चुकता हो जाता है और अब वो लोग अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे।